जय हिंद दोस्तों। आज है 20 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों की सीरीज़ डेली हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी नेक्स्ट टाइम है, और यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नाम भी नेक्स्ट टाइम है। उस पर जाकर आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया है, वह कौन है? ठीक है, एक प्रमुख व्यक्ति हैं अशोक लवासा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वह कौन है? पहला ऑप्शन है चिकित्सा प्रमुख, दूसरे हैं चुनाव आयुक्त, थर्ड है कैबिनेट मंत्री और चौथे हैं जनजातीय आयोग के मंत्री। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चुनाव आयुक्त। ठीक है, कौन है? अशोक लवासा जी चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने क्या किया है? हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये रहे अशोक लवासा जी, इन्होंने क्या कर दिया गया? हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया। इनके बारे में से थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये क्या थे? अगर इनकी बात करें तो 2021 के अंतर्गत जो सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी हैं, उनके सेवानिवृत्ति के बाद ही अपना स्थान लेने के लिए भी एक कतार पर लगे हुए थे। और ये क्या हैं? 1980 बैच के हरियाणा कैडर के क्या हैं? सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के थे। ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपके लिए रिपीट करते हैं। हाल ही में कहाँ पर लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? पहला है IIT रुड़की, दूसरा है IIT दिल्ली और तीसरा है IIT खड़गपुर और ऑप्शन डी है IIT पुणे। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर पे क्या किया गया है? हाल ही में लोक कला अकादमी उद्घाटन किया गया है। इसकी बात करें तो मुख्य रूप से जो IIT खड़गपुर ने क्या किया है, अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, किस चीज़ों में प्रशिक्षण दिया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर है संगीत को दिया जाएगा, ललित कला और अन्य जो भी प्रदर्शन कलाएं होती हैं उन पर क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित क्या थे? अजय चक्रवर्ती अकादमी के अंतर्गत क्या किया जाएगा? 100 रागों का भी नेतृत्व करेंगे। ठीक है, कितने रागों का नेतृत्व करेंगे? 100 रागों। किसके अंतर्गत? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित जो क्या थे? अजय चक्रवर्ती अकादमी के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसमें 100 रागों का भी नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जैसे कोई भी चीज़ होता है तो उसका एक पर्पज़ होता है, तो इसका एक पर्पज़ है। इस पर्पज़ की बात करें तो इसके अंतर्गत जो उद्देश्य है, संज्ञात्मक विज्ञानों के साथ रचनात्मक कलाओं को बनाकर भारतीय रागों की गहरी संरचनाओं को तैयार करना है। ठीक है, इसके अंदर का चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा? थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 2020 की घोषणा की, 2020 की घोषणा कर दी। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की सीटें की बात करें तो मुख्य से राज्यसभा की 31 सीटें और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। ठीक है, कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 31 सीटें तथा लोकसभा की 80 सीटें इसके अंतर्गत हैं। इस नीति का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से 40,000 करोड़ रुपये के निवेश को आमंत्रित करके क्या करना है? 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार को उत्पन्न करना है। कितना? 4 लाख प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंतर्गत 40,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो योगी आदित्यनाथ जी थे उन्होंने क्या किया है? जो नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा है और क्या है, यमुना एक्सप्रेस क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 की घोषणा की थी। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत और नई नीति को पूरे राज्यों में विस्तारित कर दिया जाएगा। पहले क्या था? मुख्य रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और तथा यमुना एक्सप्रेस तक ही लागू था, लेकिन अब क्या किया है? पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति को लागू कर दिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में हॉकी इंडिया ने कितने खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसके अंतर्गत का हमारा पहला ऑप्शन है
50, ऑप्शन बी है 60, थर्ड है 61 और ऑप्शन डी है 72। तो इसके अंदर का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 61 हॉकी प्लेयरों को क्या कर दिया गया? हॉकी खिलाड़ी इंडिया के द्वारा सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत इनको क्या किया जाएगा? पुनः प्लेटफॉर्म पर वापस आने के लिए 10,000 रुपये प्रति खिलाड़ी को दिया जाएगा। ठीक है, इसमें मुख्य इनमें कितने हैं? 61 में से 34 महिलाएँ हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 2009 पर इसकी स्थापना कर दी गई थी। 2008 में थोड़ा सा विवाद हो गया था और फिर कम्प्लीटली रूप से 2009 में इसको लागू कर दिया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पर। ठीक है, हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पर। और एक कहते हैं हॉकी का जादूगर किसे कहते थे? भारत में मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस चैलेंज लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत कितने माइक्रो प्रोसेस विकसित किए गए हैं? ऑप्शन ए है हमारे अंदर 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस चैलेंज जो क्या है, जिसके अंतर्गत क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने माइक्रो प्रोसेस को बनाया गया है? तो इसके अंतर्गत है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 2 माइक्रो प्रोसेस चैलेंज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है शक्ति। ठीक है ना, SHAKTI। ठीक है, शक्ति हो गया। और दूसरा नाम क्या है? वेगा। ठीक है, क्या नाम है? VEGA वेगा है। ठीक है, इसको किस किस के द्वारा विकसित किया गया? अगर विकसित की बात करें तो मुख्य रूप से IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास हो गया। और दूसरा कौन है? सेंट्रल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन ने क्या कर दिया गया है? ओपन सर्किट आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत और कितने कर दिए गए हैं? 2 कर दिए गए हैं, जो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या बनाए गए हैं? माइक्रो प्रोसेस बनाए गए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि वस्तुओं का निर्यात 2019 की अपेक्षा 2020 में बढ़ाकर कितना % हो गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है 18%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 23.24%, ऑप्शन डी है 24.1%। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 23.24% क्या कर दिया गया है? 2019 की अपेक्षा कृषि वस्तुओं का निर्यात 2019 की अपेक्षा 2020 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 23.24% कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत की मुख्य रूप से बात करें तो अगर टोटल रुपये की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है? जो मार्च से जून के दौरान जो कृषि मामला 2019 है, ठीक है, इसमें क्या कर दिया था? इस अवधि के दौरान इसमें कितना था? लगभग 20,000 करोड़। ठीक है, 20,734 करोड़ था। मुख्य रूप से पॉइंट इसके समथिंग था। लगभग हम मान लेते हैं 20,734 करोड़ था। लेकिन यह निर्यात मुकाबले बढ़कर कितना हो गया है? 25,552 करोड़ इसके अंतर्गत हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 25,552 करोड़ इसके अंतर्गत हो गया है। और इसके अंतर्गत अगर GDP की भी बात करें तो 2017-18 के अंतर्गत कितना था? 9.4% था। और बढ़कर कितना हो गया है? 2018-19 के अंतर्गत की बात करें तो कितना हो गया? 9.9% हो गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में निरीक्षण के लिए किसने साइकिल प्रणाली अभिनव शुरू किया? क्या गया? किसने निरीक्षण प्रणाली के लिए किसने साइकिल प्रणाली अभिनव को शुरू किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारतीय बस, दूसरा है भारतीय डाक सेवा, ऑप्शन सी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी भारतीय रेलवे सेवा द्वारा क्या किया गया? अपने निरीक्षण के लिए साइकिल प्रणाली अभिनव को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो क्या नाम दिया गया? प्रणाली का नाम क्या है? अभिनव प्रणाली है। और इसमें क्या किया जाएगा? जो निरीक्षण, निगरानी और तत्काल मरम्मत करने के लिए, ठीक है, जो रेल की पटरियों में क्या हो जाती है, अचानक कोई किसी अराजक तत्वों के द्वारा या किसी कारण टूट या नष्ट हो जाता है तो उसको सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए क्या किया जाएगा? इस साइकिल प्रणाली अभिनव को शुरू किया जाएगा। ठीक है, इस यात्रा के लिए क्या हो जाएगा? जिससे लोगों की यात्रा टाइम पर बनी रहे। और रेल साइकिल की मदद से क्या किया जाएगा? किसी भी आपातकालीन स्थल पर तत्काल मदद के लिए आसानी से क्या किया जाएगा? पहुंचा जाएगा। इसके अंतर्गत की बात करें तो गर्म मौसम की निगरानी के लिए भी रेलवे साइकिल बहुत मददगार होता है। ये होता है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जैसे गर्मी होती है तो जो रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले होते हैं, मेंटेनेंस करने वाले होते हैं, उनको पैदल चलने में दिक्कत होती है। तो साइकिलिंग व्यवस्था से उनको काफ़ी अधिक मात्रा में प्रॉफिट होगा। और इसकी कीमत सिर्फ कितनी है? जो बनाया गया है उसकी कीमत से प्राइस कितनी है? ओनली 5,000 है। ठीक है ना, कितनी है? 5,000 रुपीज़ है। ठीक है ना, इंडियन करेंसी के अनुसार। चलिए आपको समझ में आ गया। इसके अंतर्गत एक दो और जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे के बारे में। पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, काफ़ी एग्जाम में पूछने को दिखाई देता है, तो वो कौन थे? जॉन मैथाई जी थे। और
2020 की बात करें तो आज के समय पर कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। सबसे पहले भारत में रेल कहाँ पर चली थी? मुंबई से ठाणे पर चली थी, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? क्या करें? हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम नामक एक पुस्तक लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? पहला है नवीन कुमार, दूसरा है अर्जुन सुब्रमण्यम और ऑप्शन सी है जयदीप, ऑप्शन डी है कुलदीप। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अर्जुन सुब्रमण्यम जी के द्वारा क्या किया गया है? फुल स्पेक्ट्रम नामक पुस्तक को लिखा गया। ये रहे सुब्रमण्यम जी, अर्जुन सुब्रमण्यम जी। इनके बारे में से थोड़ा और जान लेते हैं। तो इनके द्वारा जो पूरा पुस्तक लिखा गया है उसका नाम क्या है? फुल स्पेक्ट्रम, ठीक है। पूरे पुस्तक का नाम क्या है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर्स 1972 क्या है? 90, ये देखिए 90, ये तो थोड़ा पुराना वाला किताब है। और इससे पहले जो अभी लिखा गया वो कौन सा है? 1972 और 2020 है। और अगर दूसरी की बात करें तो दूसरा कौन सा है जो पुस्तक लिखा गया था? ये 1947 और 1971 का पुराना है, ठीक है। एक ही पुस्तक तो इन्होंने के द्वारा लिखा ही गया है, लेकिन जो अभी लिखा गया है ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर्स 1972 और 2020, ठीक है। 1972 और 2020 क्या है? पूरा नाम फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर्स 1972 और 2020 है, ठीक है। और यह पुस्तक क्या है? जो इंडियाज़ वॉर्स है ए मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है। ये देखिए ए इंडिया वॉज ए मिलिट्री हिस्ट्री, मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ये है इंडिया क्या है? ये अर्जुन सुब्रमण्यम यहाँ पर लिखा गया। और इस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री वार 1947 और 1947 की अगली कड़ी है, ठीक है। इसकी अगली कड़ी है जो अभी पर लिखी गई है वही पुस्तक है। क्या नाम है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर 1972 और 2020, ठीक है ना। अगर इनकी बात करें तो इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है? इसमें कारगिल संघर्ष जो शहीद क्या है हर बड़े ऑपरेशन को इसके अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। जिसमें क्या है? सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों ने भाग लिया था जो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, कारगिल युद्ध। और इसी में क्या हुई थी? इसी के बारे में इसके अंतर्गत सारा वर्णन इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये कौन है? पूर्व वाइस मार्शल है, ठीक है। कौन है ये? पूर्व वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम जी हैं। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में ग्वालियर चंबल नेशनल हाईवे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या कर दिया गया है? हाल ही में ग्वालियर चंबल नेशनल हाईवे का नाम इनके नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। ये देख लेते हैं कि ये हाईवे है, इसी हाईवे के नाम पर रखा है, ठीक है। देखिए टोटल कितनी है यहाँ पर पहुँचने के लिए? 11 आवर्स और कितने लगते हैं? 42 मिनट इसके अंतर्गत लगते हैं। अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही। कहाँ से कहाँ पर? ग्वालियर से लेकर चंबल एनएच का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से रखा गया, ठीक है। अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे पहले कब थे? 1996 और दूसरे हैं 1998 से लेकर 99 तक। और थर्ड कितने थे? 1999 से लेकर कितने थे? 2004 तो 2004 तक। इतने साल इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अटल रैंकिंग 2020 में सबसे पहला स्थान किस संस्था ने प्राप्त किया है, ठीक है। अटल रैंकिंग 2020 में सबसे पहला स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया? पहला जहां पर भी जुड़ जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आईआईटी दिल्ली, दूसरा आईआईटी पुणे, तीसरा आईआईटी मद्रास और चौथा आईआईटी चंडीगढ़। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या हमारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या किया गया है? अटल रैंकिंग 2020 में सबसे पहला स्थान इनके द्वारा प्राप्त किया गया है, ठीक है। अगर आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? लगातार दूसरे वर्ष जीतकर टॉप, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो पूरा नाम क्या है? दूसरे बार इन्होंने जीता, ठीक है, मद्रास ने। और नवीन शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपना स्थान क्या रखा है? इन्होंने बरकरार रखा है, ठीक है। अगर अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन क्या है इनोवेशन अचीवमेंट की घोषणा किसके द्वारा की गई? उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू जी हैं उनके द्वारा कब किया गया था? इसको 18 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा कर दी गई थी, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आगे का क्वेश्चन है हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? इसके अंतर्गत
मुख्य रूप से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? 11 खिलाड़ियों को चुना गया। अगर खेल रत्न की बात करें तो इसके अंतर्गत कब चुना गया? 20 अगस्त 2020 को चयन समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 नामों को चुना गया है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने नामों को चुना गया है? 29 नामों को इसके अंतर्गत चुना गया। अगर 5 नामों की बात करें तो 5 के 5 नाम जान लेते हैं हम। पहला नाम है, क्या नाम है इनका? रोहित शर्मा जी, ठीक है। दूसरे हैं विनेश फोगाट। दूसरे कौन है? पहले रोहित शर्मा, दूसरे विनेश फोगाट। और थर्ड कौन है? रानी रामपाल होगी। और चौथी कौन होगी? मनिका बत्रा होगी। और 5वें नंबर की कौन है? टी मारियप्पन, ठीक है। 5वें नंबर की कौन है? टी मारियप्पन। इनको क्या दिया जाएगा? देश का सर्वोच्च खेल सम्मान से के लिए इनकी क्या कर दी गई थी? सिफारिश की गई थी, ठीक है, इन 5 नामों के लिए। और इसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 29 नामों के लिए चुना गया है, जिनमें से प्रमुख रूप से कौन है? ईशान शर्मा है, एक कौन है? दूती चंदू होगी, और एक कौन है? मनीष कौशिक होगी, और मधु भाकर, और एक थे अतुल दास। और इसके अंतर्गत और अन्य लोग, टोटल कितने हैं इसके अंतर्गत? 19 लोग हैं, जिनके लिए क्या कर दिया गया? 2020 खेल पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? नाम क्या है इसका? मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पहला ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, दूसरा है योगी आदित्यनाथ रेलवे स्टेशन, और थर्ड है बनारस रेलवे स्टेशन, और चौथा है अरुणोदय रेलवे स्टेशन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बनारस। उस कौन से रेलवे स्टेशन का नाम? मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो मुख्य रूप से कि इसका नाम किसके द्वारा चेंज कर दिया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर चेंज कर दिया गया। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री जी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कितनी है सीटें? 31 और 80। 31 सीट राज्यसभा की और 80 सीटें किसकी होगी? लोकसभा की सीटें हो गई, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियम 2020 लाया गया? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियम, ठीक है। अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को लॉ डैमेज करता है तो उसे अधिनियम लाया गया, उसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो वो कौन से राज्य में लाया गया? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है? सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियम 2020 लाया गया है, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी ने के द्वारा 2 जगह पर लाया गया। मुख्य रूप से जो हेड बनेगा लखनऊ, और वो कहाँ पर बनेगा? मेरठ पर बनेगा। और मुख्य रूप से जो मेरठ ट्रिब्यूनल के पास क्या होगा? सहारनपुर होगा, मेरठ होगा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा डिवीज़नों पर आधिकारिक क्षेत्र होगा, ठीक है। इनकी इतने जगह पर क्या होगा? इनका आधिकारिक क्षेत्र होगा। और मुख्य रूप से इनका नाम क्या है? सार्वजनिक, एग्जाम में पूछ सकता है कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार कौन से राज्य पर लाया गया है? तो आप बता देंगे कि उत्तर प्रदेश पर लाया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, तो ऑप्शन बी है 17 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 18 अगस्त, तो ऑप्शन सी है 18 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 19 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 19 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 19 अगस्त को एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया जाता है, और उसका नाम क्या है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में क्या कर दिया गया है? एक नया प्रोविज़न लाया गया है, जिसमें क्या कर दिया गया है? जो क्या था? आईपीएल का क्या कर दिया गया है? 2020 का शीर्षक जो प्रायोजन क्या है? आधिकारिक ड्रीम 11 ने जीत लिया है। किसके द्वारा जीत लिया गया है? ड्रीम 11 को। अब आईपीएल के अंतर्गत पहले कौन करता था? वीओ करता था प्रचार। कौन करता था? वीओ करता था। कौन करता था? वीओ करता था। अब कौन करेगा? इसके अंतर्गत मुख्य से ड्रीम 11 करेगा। अब जान लेते हैं कि थोड़ा बहुत क्या है ड्रीम
ड्रीम 11 क्या है, ठीक है। इसका मुख्य रूप से अगर बात करें तो ड्रीम 11 को क्या कहा जाता है, काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल्पनिक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 कहा जाता है, ठीक है। यह क्या करेगा, आईपीएल के आगामी सत्र के लिए टाइटल प्रायोजन अधिकारों के लिए क्या किया गया है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बीसीसीआई जिसे कहा जाता है, बीसीसीआई के लिए क्या किया जाएगा, 222 करोड़ का इसके अंतर्गत क्या किया गया, समझौता किया गया। क्या इससे पहले ये किसके साथ था, वीवो के साथ था, जो चाइनीज़ कंपनी है जिसके आर्थिक तनाव के कारण क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। वीवो के साथ कितना था, 440 करोड़ के लिए था, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो नया आईपीएल कहाँ पर स्थापित होगा, पहली बार है भारत का पहला आईपीएल दूसरे देश में आयोजित करने की बात कही गई, जो कहाँ पर किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात में। कब से कब, 19 सितंबर से लेकर कब तक किया जाएगा, 10 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। ये जब तब किया जाएगा जब क्या होगा, कोविड महामारी खत्म हो जाएगी और वहाँ पर ड्रीम 11 क्या करेगा, अपना शीर्ष प्रायोजन अधिकारी इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।